नमस्ते। आगे का वीडियो देखा सभी ने? कहाँ तक पहुँचे थे हमने अपने ऑलमोस्ट 6.3 तक पहुँच गए थे। 3 टॉपिक हमारे क्या हो गए थे? कंप्लीट हो गए थे ना? याद तो है ना सभी को? कौन से टॉपिक थे के रिकॉल करना पड़ेगा। चलो एक बार आपके लिए चैप्टर का नाम याद है ना? क्या तो क्या हाउ थिंग्स चेंज। उसमें हमने कितने टॉपिक कंप्लीट किए थे? 3। एक तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, हमारा फर्स्ट टॉपिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट हमारा सेकेंड टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम अपना देखेंगे फोर्थ टॉपिक। कौन सा है? फिजिकल चेंजेस इन वाटर। वाटर के अंदर कैसे फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो फिजिकल चेंज मतलब याद है कि भूल गए कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स में चेंजेस नहीं होते, ओनली उसके शेप साइज पोजीशन में चेंज हो, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। तो ये फिजिकल चेंज वाटर में कैसे होता है उसके बारे में हमें देखना है। तो चलो recall that in activity 6.1 you took some ice cubes and kept them at room temperature for some time। 6.1 एक्टिविटी में हमने क्या किया था? तो कि कुछ आइस क्यूब्स मतलब आइस जो है उसको हमने क्या किया था? रूम टेम्परेचर में ऐसे ही रख दिए थे कुछ देर के लिए। तो द सॉलिड आइस चेंज टू वाटर। तो जो सॉलिड में आइस थी वो किस में चेंज हो गई थोड़ी देर के बाद? तो कि पानी में चेंज हो गई थी ना। तो कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। तो कि इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को? तो कि कन्वर्शन ऑफ सॉलिड आइस इनटू वाटर, जो सॉलिड आइस में से जो वाटर में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कि मेल्टिंग ऑफ आइस। 1 मार्क्स की डेफिनेशन क्या है? तो कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू वाटर इज सॉलिड आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। आया समझ में? एक चेंज हुआ ना, किसके अंदर चेंज हुआ? वाटर के अंदर ही चेंज हुआ। जो मॉलिक्यूल सॉलिड में थे वही मॉलिक्यूल्स किस में है? वाटर में है ना? तो फिजिकल चेंज हुआ ना, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसके शेप में, उसके साइज में चेंज हुआ है। तो फिजिकल चेंज इन वाटर हुआ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो क्या मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके बाद देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर बैक इनटू सॉलिड आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब हमें जो पानी मिला उसको हमने वापस फ्रीज कर दिया, तो हमें वापस क्या मिल गया? हमारा जो आइस था वो मिल गया। तो कि इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर बैक इनटू सॉलिड आइस, वाटर को वापस से आइस, सॉलिड आइस बनाने की जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? तो कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो ये तो हमें याद रह ही जाएगा, क्योंकि वाटर में से आइस बनानी है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? फ्रीज करना पड़ता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? तो कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो ये तो याद रह जाएगा, कितना इजी है। ये भी क्या है? 1 मार्क्स की डेफिनेशन। डिफाइन फ्रीजिंग ऑफ आइस पूछे तो क्या करना पड़ेगा? तो कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर बैक इनटू सॉलिड आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। देखो बोथ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग आर रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज। हमने देखा मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ आइस दोनों क्या है? रिवर्सिबल है ना? है कि नहीं है? देखो मेल्टिंग में क्या हुआ था? आइस में से वाटर हो गया, इसको हम वापस वाटर में से आइस बना सकते हैं, तो ये भी रिवर्सिबल हुआ। और फ्रीजिंग में क्या है? तो कि वाटर में से हमने आइस बनाया, अब वापस आइस को ठंडा कर देंगे, कूल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? आइस को थोड़ी देर रहने देंगे रूम टेम्परेचर में, तो वापस वाटर मिल जाएगा। तो दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है और दोनों के अंदर क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज हो रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना कि दोनों की मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं है। चेंजेस किस में है? तो कि ओनली उसके शेप में, उसके साइज में और उसके पोजीशन में। तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो आए समझ में? उसके बाद देखो इफ यू हीट द वाटर इट एवोपरेट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर। अब हमें उस पानी को क्या करना है? तो कि हीट करना है। आइस में से ऐसे ही रहने दिया, हमने हीट नहीं किया था, सिर्फ रूम टेम्परेचर में हमने रख दिया था, तो भी वो पानी हो गया
और पानी को हमने फ्रीज में रखा तो आइस हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पानी है उसको हमें हीट करना है, मतलब कि किसके ऊपर, गैस के ऊपर रख के हमें हीट करेंगे तो इट एवोपरेट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो वो क्या होने लगेगा, पानी को हम बॉईल करेंगे तो उसके ऊपर से जो स्टीम निकलेगी उसके द्वारा ही पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, तो क्या एवोपरेट हो जाएगा। और उसको हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं ना। अगर हम पानी को बॉईल करेंगे उसके ऊपर से जो गैस निकलता है वो क्या हो रहा है, पानी बॉईल होके गैस में चेंज होके वाटर वेपर हो रहा है। तो कि when the steam is cooled you will get back the water due to condensation। अब हमें जो पानी को हमने बॉईल किया वो वापस वाटर वेपर होके ऊपर लिबरेट हो गए। अब हमें वापस चाहिए वो वाटर, तो क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन प्रोसेस से हम उस स्टीम से वापस अपना वाटर गेट बैक कर सकते हैं। कैसे, तो हमें मालूम है हम पानी को एवोपरेट करेंगे, पानी स्टीम के द्वारा बाहर लिबरेट होगा, उसके ऊपर हम कोई भी एक प्लेट रख दे और उस प्लेट के ऊपर स्टीम क्या होगी, जाके उसके टच होगी तो वापस वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह हमें अपना पानी वापस मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो कि बोथ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन आर रिवर्सिबल चेंज। ये दोनों प्रोसेस भी, कंडेंसेशन और एवोपरेशन, इस प्रोसेस को एवोपरेशन कहते हैं जिसमें पानी एवोपरेट होता है, और इसमें हमें वापस अपना पानी गेट बैक कंडेंस होके वापस मिलता है, इसलिए इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस क्या हुए, तो कि रिवर्सिबल प्रोसेस हुई है। क्यों, क्योंकि दोनों में हमने जो इनिशियल सब्सटेंस लिया था वो हमें वापस मिल सकता है। समझ में आ रहा है ना कि क्या बोल रही हूँ। पानी को जब हम हीट करते हैं तो वो स्टीम के द्वारा ऊपर लिबरेट होता है, उसके ऊपर अगर हम ढक्कन रख दे कुछ तो वो वापस वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमें क्या मिल जाएगा, वापस हमारा पानी मिल जाएगा। वैसे ही हम कंडेंस कर रहे हैं, तो क्या हमने जो स्टीम ली उसको हम अगर कंडेंस करेंगे तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा हमें वाटर वापस मिल जाए, उसको हमें वापस स्टीम में कन्वर्ट करना हो तो हम वापस हीट कर सकते। तो दोनों प्रोसेस क्या हुई, रिवर्सिबल हुई। रिवर्सिबल मतलब कि हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो हमें वापस मिलना चाहिए। तो ये हुई हमारे रिवर्सिबल चेंजेस। Let us perform the activity 6.12 to understand the evaporation and condensation of water। 6.12 एक्टिविटी करेंगे तो हमें एवोपरेशन और कंडेंसेशन इजीली समझ में आ जाएगा। उससे पहले यहाँ पे देखो, आइस को हमने क्या किया, मेल्ट किया तो वाटर, और वाटर को फ्रीज किया तो आइस, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद इसमें क्या हुआ, मेल्टिंग हुई और फ्रीजिंग हुई, ये हमने आगे देखा। अब हमारा एवोपरेशन और कंडेंसेशन, वाटर को एवोपरेट किया तो स्टीम मिला और स्टीम को कंडेंस किया तो वाटर, तो ये हुआ हमारा एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। 1 मार्क अथवा तो 2 मार्क्स दोनों के लिए क्या है, IMP क्वेश्चन है, याद रखना। सिर्फ इतना आपको याद रह जाएगा तो आपके डेफिनेशन की भी क्या नहीं याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी 6.12 एक्टिविटी क्या है, उसमें है देखो, टू अंडरस्टैंड एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर। जो अभी हमने पढ़ा उसको एक्टिविटी के द्वारा हमें समझाया गया है। क्या करना है, टेक सम वाटर इन ए पेन, एक पेन में, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है ना, एक पेन में वाटर लिया है, हीट इट ओवर ए बर्नर फॉर 2 to 3 मिनट्स। बर्नर के ऊपर उसे हीट करना है, कितनी देर के लिए, 2 to 3 मिनट्स के दो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, देखो उसमें क्या हो रहा है, तो कि यू विल नोटिस दैट गैस दैट इज स्टीम इज एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड दैट इज एवोपरेशन। आप देख सकोगे थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर से एक गैस लिबरेट होने लगेगा, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा। अगर आप घर पे भी करो तो आपको मम्मी की हेल्प से आप उस एक्टिविटी को कर सकते हो कि पानी को गर्म करो और थोड़ी देर के बाद देखो, हीट करने के बाद देखो उसके ऊपर से जो गैस लिबरेट हो रहा है वो क्या है, तो कि वो ही हमारा स्टीम है। नाउ टर्न ऑफ द बर्नर, अब आपको उसके क्या करना है, तो कि बर्नर को ऑफ करना एंड होल्ड ये लिड ओवर इट 10 to 15, उसके ऊपर एक लिड रखो, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे, कोई भी एक ढक्कन रख दो अथवा तो कोई भी एक प्लेट रख दो, तो क्या होगा, स्टील की प्लेट रख दोगे तो उसके ऊपर जो स्टीम है उसके ऊपर जाके वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह वहां पे रह जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स को हम वापस कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या आप देखोगे कि यू विल नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लिड। आप देख सकोगे कि उसकी इनर सरफेस में जिस साइड पे स्टीम उसके साथ अटैक हो रही है उस साइड पे आप देख सकोगे कि वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो वही हमारा क्या है, वाटर एक्टिविटी से आपको मालूम पड़ा कि एवोपरेशन और कंडेंसेशन कैसे होता है। एवोपरेशन स्टीम के द्वारा बाहर निकलता है और कंडेंसेशन हम अगर वहां पे लिड रखेंगे तो हमें अपना वाटर गेट बैक मिल जाता है जो कि कंडेंस होके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवोपरेशन और कंडेंसेशन। चलो हमारी एक्टिविटी 6.12 हमने समझ ली। उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट
क्या, तो कि देखो, when salt or sugar is added to water it disappear in water in a few seconds। जब हम सॉल्ट और शुगर को पानी में ऐड करते हैं तो ये थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? इट मीन्स दैट सॉल्ट एंड शुगर आर सोल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब है कि सॉल्ट और शुगर पानी में क्या है, तो क्या सोल्यूबल है। तो क्या सोल्यूबल मतलब क्या, सोल्यूबिलिटी मतलब क्या, तो क्या सोल्यूबिलिटी इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट that will dissolve in 100 ml of solvent at a particular temperature। सोल्युबिलिटी कैसे मेजर किया जाता है, तो कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, हमने कितना सोल्यूट लिया और 100 ml ऑफ सोलवेंट में कितना डिजोल्व होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कितना डिजोल्व हो सकता है उसको हम मेजर करें, उसको क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी। तो आपको ये पहले समझ में नहीं आई, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा सोल्यूट क्या है, तो कि इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी एक सॉल्यूशन है हमने बनाया, मानो कि हमने लिया सॉल्ट, किस में डाला, तो कि वाटर में, तो हमें क्या मिला, तो कि सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन हमने 100 ml वाटर लिया हो तो उसके अंदर हम कुछ ग्राम ऑफ सॉल्ट को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, डिसअपियर, जिसके जो हमें क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, थोड़ी देर के बाद तो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कि उसमें सोल्यूबल हो गए। तो हमने जो थोड़ी मात्रा में लिया है वो हमारा सोल्यूट है, जिसके अंदर हम डिसॉल्व करने वाले हैं वो हमारा सोलवेंट है, और जो हमें मिला वो हमारा सोल्यूशन। तो कि सोल्यूट इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन ए सोल्यूशन। ये ऐसा कंपोनेंट है कि जो पानी के, जो सोल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट क्या है, तो कि इट इज द कंपोनेंट यूजुअली ए लिक्विड। जो सॉल्वेंट होता है ना वो यूजुअली लिक्विड ही होता है, क्योंकि तभी उसके अंदर सोल्यूट क्या होगा, तो कि डिसॉल्व होगा। दैट कैन डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस। जो सॉल्वेंट होता है वो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। और सॉल्यूशन क्या है, तो कि यूनिफॉर्म और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे से मिक्स करके जो यूनिफॉर्म नेचर अथवा तो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है वो है हमारा सॉल्यूशन। तो अब हम बात कर रहे थे सोल्युबिलिटी के बारे में। सोल्युबिलिटी क्या है, तो कि मेजर ऑफ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट दैट विल डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कोई एक टेम्परेचर, मानो कि हम रूम टेम्परेचर में कर रहे हैं, तो हमने एक ग्लास लिया 100 ml ऑफ वाटर, उसके अंदर हम क्या करते गए, उसको डिसॉल्व करते गए। उसके अंदर कितनी ग्राम्स ऑफ सॉल्ट क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो जितने नंबर ऑफ ग्राम्स, उसको हमें मानो कि इसके 100 ml है तो उसके अंदर 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो गई, तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हमने ये मेजर की, तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो ये हुई सॉल्ट की सोल्युबिलिटी कि 100 ml ऑफ वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्युबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 ग्राम हो सकता है, हमें उसे करके देखना है कि कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होती है। सॉल्ट हो या शुगर हो, कोई भी सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी कैसे हम मेजर कर सकते हैं, तो कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हमें वाटर लेना है 100 ml, उसके अंदर कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं उसको मेजर करेंगे तो हमें सोल्युबिलिटी मालूम पड़ जाएंगी। इन एक्टिविटी 6.3 यू डिसॉल्व शुगर इन वाटर। एक्टिविटी 6.3 में हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया। यू गॉट द सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। हमें सोल्यूशन मिला, किसका मिला, तो कि शुगर इन वाटर का सोल्यूशन मिला। तो वहां पे हमने उसको फिजिकल चेंज बोला था कि वहां पे क्या हुआ, तो कि फिजिकल चेंज, जो शुगर में जो मॉलिक्यूल्स थे वो अब क्या हो गया, तो कि उसके पानी के अंदर डिसॉल्व होके पानी के अंदर डिसॉल्व होके हमें एक सोल्यूशन मिल गया और वहां पे चेंजेस हुआ। अब एनी सॉल्वेंट कैन होल्ड ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब माना कि हमने पानी एक गिलास लिया है, उसके अंदर हम शुगर डालते ही गए, तो जितना हम डालेंगे उतना तो थोड़ी ना उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। उसकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट है कि इतना ही वो डिसॉल्व कर सकता है। तो कि एनी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट हो, हैड ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही डिसॉल्व कर सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। If the temperature of the solvent is kept constant and a solute is added gradually in small amount, then there comes a stage where no more solute will dissolve in the solvent. अगर हम पर्टिकुलरली सोल्यूट उसके अंदर
सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते गए, पानी के अंदर हम शुगर डालते गए, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब हम शुगर डालेंगे तो वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा नहीं। तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? द सॉल्यूशन एट दिस स्टेज इज सेड टू बी सैचुरेटेड। उस स्टेज को हम बोलेंगे कि अब वो सॉल्यूशन क्या हो गया? तो के सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब तो कि देखो, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अब हम थोड़ा भी और सॉल्यूट डालेंगे तो भी उसके अंदर डिसॉल्व होगा नहीं। और अनसैचुरेशन सॉल्यूशन मतलब कि जिसके अंदर और भी हम डालेंगे सॉल्यूट तो वो डिसॉल्व कर सकता है। सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कि सॉल्यूशन के अंदर हम और भी सॉल्यूट डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंदर का हम लिटिल मोर भी सॉल्यूट डालेंगे तो वो डिसॉल्व होगा नहीं। तो हमने देखा कि हम सॉल्यूट डालते गए तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि जहां पे हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नहीं। हम शुगर डालते गए पानी में तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब हमारा शुगर डिसॉल्व होगा नहीं। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो क्या? सैचुरेटेड। देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फर्दर रेज, अब हम टेम्परेचर को रेज करेंगे, थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर को हम रेज करेंगे तो जो हमने लिटिल मोर डाला था ना कि हम चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है कि नहीं, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हम हीट करेंगे तो वापस वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी ग्रेजुअली एडेड टू इट एट ए न्यू टेम्परेचर। अच्छा, हम टेम्परेचर को राइज करते गए, थोड़ा बहुत हमने राइज किया तो हम थोड़ा और सॉल्यूट उसके अंदर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर अब क्या हो गया है? बढ़ गया है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में जितना हम उसके अंदर डाल सकते थे उतना हमने डाल के देख लिया कि अब वो सैचुरेट हो गया है। थोड़ा हम टेम्परेचर को हीट करेंगे तो थोड़ा और लिटिल ग्राम और हम उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 6.13 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हम एक्टिविटी 6.13 करेंगे जिससे हमें ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। देखो, टू ऑब्जर्व दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या? तो कि कोई भी सॉल्वेंट के अंदर कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो अभी हमने देखा कि सैचुरेटेड हो गया था सॉल्यूशन, उसको हमने हीट किया तो थोड़ा और उसमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने जान लिया। अब हम उसको एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड 250 ग्राम शुगर। आपको क्या लेना है? एक बीकर में 100 ml वाटर लेना है और 250 ग्राम शुगर लेना है। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इनटू वाटर ग्रेजुअली एट रूम टेम्परेचर। आपको रूम टेम्परेचर में रखना है। फर्स्ट आपको हीट नहीं करना, सिर्फ रूम टेम्परेचर के अंदर आप उसे शुगर को स्मॉल अमाउंट ऑफ उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। किसके अंदर? जिसके बीकर के अंदर आपने 100 ml वाटर लिया है उसके अंदर आप शुगर को स्मॉल अमाउंट ऑफ डालते जाएंगे और क्या करेंगे? उसको डिसॉल्व करेंगे। स्टॉप एडिंग शुगर व्हेन नो मोर शुगर डिसॉल्व। जब आपका शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाए तब आपको शुगर को ऐड करना स्टॉप कर देना है। अब हम देखेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर एडेड यूजिंग द फॉर्मूला। हम देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ शुगर 100 ml ऑफ वाटर में सोल्यूबल हो गया। कैसे? तो कि हमने शुगर एडेड इज इक्वल टू 250 ग्राम। हमने कितने शुगर ली थी? 250 ग्राम शुगर ली थी। अब हमारी शुगर कितनी बची है उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो जितनी शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो गई वो हमें मालूम पड़ जाए। मानो कि हमारी 100 ग्राम ऑफ शुगर हमने उसके अंदर डाली है, तो अभी हमारी कितनी बची हुई होगी? 150 यहाँ पे बची हुई होगी ना। तो 250 माइनस 150, 100 ग्राम हमारी शुगर क्या हो गई? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने शुगर सोल्यूशन के देखा। अब हीट द वाटर इन द बीकर एट ए टेम्परेचर ऑफ अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम उसे हीट करेंगे। पहले हमने रूम टेम्परेचर में किया था, अब हम उसे क्या करेंगे? हीट करेंगे। नाउ एड स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इनटू इट ग्रेजुअली। अब फिर से हम उसके अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ शुगर को ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे। स्टॉप एडिंग शुगर व्हेन नो मोर शुगर डिसॉल्व। उसमें भी एक पॉइंट आएगा, ऐसा नहीं कि हम हीट करते गए तो वो डिसॉल्व होते रहे। उसमें भी एक पॉइंट आएगा जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गए, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री टेम्परेचर की भी एक लिमिट होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ शुगर उसमें डिसॉल्व होती है। जब बंद हो जाए तो हमें शुगर को ऐड करना स्टॉप कर देना। अब देखो, अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 250 ग्राम ऑफ शुगर था। अब हमारी शुगर कितनी बची है वो देखेंगे तो इसमें हमारी शुगर कम बची हुई होगी, क्योंकि बहुत सारी शुगर क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो कि यू विल ऑब्जर्व दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी एडेड इनटू वाटर। आप देख सकोगे कि जैसे हमने टेम्परेचर को रेज किया वैसे शुगर का अमाउंट भी उसके अंदर डिसॉल्व होना ज्यादा हो गए। मतलब कि पहले विदाउट हीट हमारे जो शुगर डिसॉल्व हुई उसको कंपेयर करके जब हमने हीट किया तो उसकी कैलकुलेशन बढ़ गई, मतलब कि अब हमारी शुगर ज्यादा उसके अंदर डिसॉल्व हो गई है। आई समझ में एक्टिविटी? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट सोल्यूट डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। सोल्यूट, डिफरेंट सोल्यूट डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट। जितनी सोल्यूट है हमारी वो अलग अलग है। मानो कि हमने सोल्यूट के रूप में एक बार शुगर लिया, दूसरी बार सॉल्ट लिया, तो हर बार एक ही जितना सोल्यूबल नहीं होता। हमारा सोल्यूट बदल गया है तो उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कब, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम फिक्स कर लेंगे कि रूम टेम्परेचर में हमने एक ग्लास में शुगर को डिसॉल्व किया, एक ग्लास में सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो दोनों की सोल्युबिलिटी सेम होगी नहीं होगी, तो क्या बदल जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। For solid and liquid, solubility generally increase with rise in temperature. For gases, solubility decrease with rise in temperature. देखो, सॉलिड और लिक्विड हो तो हम जब टेम्परेचर रेज करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आईएमपी है, याद रखना कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। कब, तो कि जब सॉलिड एंड लिक्विड हो। लेकिन इन केस ऑफ गैस, जब गैस हो तब सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। सॉलिबिलिटी डिक्रीज विथ राइज इन temperature. The amount of salt or sugar that can be dissolved in 100 ml of water is different. हमने 100 ml of water लिया, उसके अंदर हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे और शुगर को डिसॉल्व करेंगे, तो दोनों की अमाउंट, डिसॉल्व होने का अमाउंट है वो डिफरेंट होगा, दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। इसके लिए एक्टिविटी 6.14 हमें समझाएगी। एक्टिविटी 6.14, टेकिंग सॉल्ट एंड शुगर एज अ सोल्यूट एंड कंपेयर योर रिजल्ट। 6.14 में हम इसे अच्छे से क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। देखो, ये है हमारी लास्ट एक्टिविटी। टू शो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट। क्या करना है, तो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व्ड इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, हमने वाटर का अमाउंट सेम लिया है लेकिन सोल्यूट डिफरेंटली है, तो उसके अमाउंट ऑफ सोल्यूट की वो कितना डिसॉल्व हो सकते हैं वो भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे सोल्यूट बदल गए हैं। टेक 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 बीकर एंड 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड शुगर सेपरेटली। एक ग्लास, 2 बीकर लेने हैं, दोनों में 10 ml वाटर लेना है और 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट लेना है और 100 ग्राम ऑफ शुगर वो अलग से लेना है। स्टार्ट एडिंग सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर इन अनदर बीकर टिल यू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने अलग 2 बीकर लिए, दोनों बीकर अलग रख दिए। उसके बाद हमने 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट भी ले लिया और शुगर भी ले लिया। एक बीकर के अंदर सॉल्ट डालते जाओ, एक बीकर के अंदर शुगर डालते जाओ। एक स्टेज ऐसा आएगा जब शुगर भी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा और सॉल्ट भी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, मतलब कि वो हमारा सैचुरेटेड पॉइंट। अब हमें देखना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर एडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। जैसे हमने कैलकुलेट किया कि हमारा शुगर कितना डिसॉल्व हुआ और हमारा सॉल्ट कितना डिसॉल्व हुआ, वो हम देखेंगे। हमने लिया था कितना, दोनों 100 ग्राम। अब हमारा बचा सॉल्ट कितना है वो उसमें से माइनस कर दो और 100 ग्राम में से शुगर कितना बचा है वो माइनस कर दो, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, you will observe that the amount of salt left is more than the amount of sugar left. आप देख सकोगे कि जितना सॉल्ट बचा है उससे वो शुगर के अमाउंट से ज्यादा होगा, शुगर का अमाउंट लेस होगा। क्यों, क्योंकि solubility of sugar is more in water than that of salt. पानी में जितना शुगर डिसॉल्व हो सकता है ना उतनी जल्दी सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता नहीं है, उतना solubility सॉल्ट की नहीं है। तो कि सॉल्ट एंड शुगर चेंज द टेस्ट ऑफ वाटर ऑल्सो, और इन दोनों के टेस्ट भी क्या हो गए, अलग ही हो गए ना, वो तो ऑब्वियसली हो गए क्योंकि दोनों के टेस्ट अलग है इसलिए। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या मालूम पड़ा कि हमने 10 ml वाटर लिया था और सेम अमाउंट ऑफ शुगर भी ली थी और सॉल्ट भी लिया था, दोनों 100 ग्राम लिया, दोनों को हम डालते गए और एक पॉइंट ऐसा है कि दोनों सेचुरेशन हो गए। और हमने देखा कि जितनी शुगर बची है उससे ज्यादा सॉल्ट हमारा बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि सॉल्ट की सोल्युबिलिटी शुगर जितनी नहीं है। तो
एक्टिविटी ये आप अपने घर पे कर सकते हो ना। आपको क्या लेना है, पानी लेना है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर और शुगर और सॉल्ट, ये इसकी भी मात्रा सेम होनी चाहिए। आपने एक मानो कि 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम शुगर लिया है तो आपको 100 ग्राम ही सॉल्ट लेना है, और आपने 50 ग्राम शुगर लिया है तो 50 ग्राम ही सॉल्ट लेना है, और आपको उसके अंदर डिसोल्व करते जाना है। एक समय ऐसा आएगा जब वो सेचुरेटेड हो जाएगा, और देखना है कि कौन सा हमारे पास ज्यादा बचा हुआ है और कौन सा ज्यादा डिसोल्व हुआ है। तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो और करना भी है। ये एक्टिविटी आपकी क्या है, होमवर्क है। आज का होमवर्क क्या है, एक्टिविटी 6.14 आपको घर पे करना है। और अगर ये एक्टिविटी आप हीट के द्वारा नहीं कर सकते तो सिर्फ एट रूम टेम्परेचर पे कर सकते हो ना 6.13 वाली एक्टिविटी, और अगर मम्मी साथ हो तो आप उसके साथ कर सकते हो, मम्मी के साथ, कि हीट करके कैसे हम सॉलिबिलिटी देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। एक्टिविटी 6.14, 6.13 और 6.12 ये भी आपको किसकी मदद से करना है, अपने घर के बड़े, जो आपके घर में आपकी हेल्प करे, आपके बड़े, उसके मदद से आपको एक्टिविटी समझनी है। और अगर वो कर रहे हैं घर पे, आपको मम्मी खाना पका ही रही है, तब भी आप देख सकते हो कि अगर आपकी मम्मी सब्जी पका रही है तो उसके ऊपर कोई ढक्कन ढका हुआ है तो उसके ऊपर आप देखोगे इनर साइड में क्या हो गए होंगे, ड्रॉपलेट्स हो गए होंगे, जो हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो आज हमने देखा फिजिकल चेंज इन वाटर, और ये हमारा चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारा चैप्टर यहीं तक था। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस, हमारे क्वेश्चन आंसर्स, चूज इट, फिलअप्स, और वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना है। होमवर्क कर लेना, एक्टिविटी लर्न करना, और पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल कर लेना, ताकि हम नेक्स्ट हमारे जो एक एक्सरसाइज है उसमें इजीली आप आंसर दे सको। चलो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।